बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 24 है लेसन। और हमने क्या करना है, राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स को पढ़ना है। और सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने ये चीज़ें पढ़नी कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसके अंदर, ताकि आप जो है पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को इसके अंदर थ्रू आउट करना है। ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर लेसन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसी तरह इस लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं उसका मैं आपको दे रही हूँ ओवरव्यू। फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। नाउ वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। स्टार्ट करते हैं जी। राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है, जबकि मैं रिपोर्ट्स के बारे में आपको पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ लेक्चर नंबर 23 के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली देखें, प्लानिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल कंडक्टिंग। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है और जो प्रपोजल होते हैं उनको प्लान करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। ये भी आपने एमसीक्यूज जो है वो याद रखना है। उसके बाद देखें ये कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। नेसेसरी रिसर्च होती है इसके बारे में। ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज़, हमारे आइडियाज़ जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेवलपिंग विजुअल एड्स, ठीक है। ये सब जो हैं नेसेसरी होते हैं किसी भी फॉर्मल रिपोर्ट्स को और प्रपोजल को कंडक्ट करने के। और फिर हम उसको क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों को, जब ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड हो जाती हैं तो हम एक टेक्स्ट जो है, एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें जो फाइंड करते हैं, तो जैसे लेक्चर हो रहा होता है और टीचर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं, अपनी ड्राफ्ट बुक पे लिख लेते हैं एज एन टेक्स्ट फॉर्म में। तो इसी तरह प्लानिंग फॉर्मल रिपोर्ट और प्रपोजल के अंदर जब हम ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी विजुअल एड्स को डेवलप करते हैं, तो इन चीज़ों को हम एक टेक्स्ट की फॉर्म में अपने ड्राफ्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक तो एमसीक्यूज ये आएगा कि जब आप फॉर्मल रिपोर्ट या प्रपोजल कंडक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस लिख देंगे, ये नेसेसरी रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज़ और डेवलपिंग विजुअल एड्स, ठीक है। फिर अगर वो आपको एक और तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि जब हम ये फॉर्मल रिपोर्ट या प्रपोजल कंडक्ट करते हैं तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये पॉइंट्स भी वो बता देगा और कहेगा कि इनका जो है डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये डिमांडिंग करती हैं, टाइम कंज्यूमिंग टास्क की, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने के लिए, तो ये एक डिसएडवांटेज है रिपोर्ट्स को या प्रपोजल्स को प्लान करने के लिए। ये आपने वर्ड लाजमी याद रखना है, डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क कहाँ किस में होता है टाइम कंज्यूम, हमारा फॉर्मल रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स को कंडक्ट करने में। ज़ाहिर है देखें, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, काफ़ी थिंकिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर जब हम विजुअल एड्स को डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी टाइम लगता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। आफ्टर केयरफुल एडिटिंग एंड री राइटिंग, देखें, जब हम सारी केयरफुली एडिटिंग कर लेते हैं, जब हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको हम एक अपने ड्राफ्ट के अंदर उसको सेव कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यू स्टिल नीड टू प्रोड्यूस अ पॉलिश्ड वर्जन। तो उसने कहा है कि फिर भी आपको एक पॉलिश्ड वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो फॉर्मल रिपोर्ट्स या प्रपोजल्स होते हैं इनको कंडक्ट करने के लिए हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है अपना काफ़ी ज़्यादा। अब अगर आप ये देखें, ये एक आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट बेसिकली किस तरह की होती है। अब लेट्स सपोज आप ये देख लें, ये एक एक्सेल पे बनाई हुई एक शीट है जिसके अंदर हर मंथ में, ठीक है, हर डेज के अंदर के कौन से दिन में कौन सा काम हुआ है, ठीक है। जैसे एक जनरल स्टोर पे एक बंदा अपना वर्कर रखता है और उसको कहता है कि मैंने आपसे मंथली एक रिपोर्ट लेनी है, तो वो जनरल स्टोर वाला वर्कर क्या करेगा, वो डेली की जो उसकी चीज़ें सेल हो रही हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स उसके बारे में एक लिस्ट बनाता रहेगा अपने पास, ताकि वो इजीली मंथली एक रिपोर्ट तैयार कर सके और इजीली मंथली वो एक रिपोर्ट अपने ओनर को दे सके। तो बेसिकली रिपोर्ट्स इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखें, ये एक जस्ट सैम्पल था आपको बताने के लिए ना कि, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट, कि एक फॉर्मल रिपोर्ट को कंपोज कैसे करते हैं। अ प्रोफेशनल रिपोर्ट कन्वेज द इम्प्रेशन दैट द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट।
इसमें वो क्या, मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मीन आपका टाइटल कि आप वो रिपोर्ट किस चीज़ पे लिख रहे हैं, ठीक है। A formal report had many formalities, embellishments and requirements। कि एक फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रिपोर्ट लिखते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें अपनी तरफ से ही हर चीज़ उसके अंदर लिखी जाएंगे, उसकी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लेटर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह फॉर्मल रिपोर्ट को लिखने के रूल्स होते हैं, जिसको उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको हमने फॉलो करते हुए रिपोर्ट को लिखना होता है। यानी उसकी डेट, उसका नाम, उसकी जगह का नाम, ठीक है, क्या क्या वाक़या हुआ, फिर उसका मेन पॉइंट्स क्या थे, ठीक है, उसकी कंक्लूजन क्या है, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। विच मस्ट बी कम्प्लीटेड, उसने कहा है कि एक जो रिपोर्ट है वो हमारे सब्जेक्ट का इम्प्रेशन देती है, और ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हमने टाइटल जो है वो मेन रिपोर्ट का लाजमी देना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये वो कह रहे हैं कि एक फॉर्मल रिपोर्ट को लिखते हुए हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को, बहुत सारी जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई फंक्शन होता है, जैसे मेहंदी का फंक्शन है, तो हम अपने रिलेटिव्स को देखते हुए रस्मी तौर पर रस्मन जो है बहुत सारी रस्मों को लाजमी करते हैं ताकि कोई बात ना हो, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि चलो यार कर लो, कोई बात नहीं। तो फॉर्मल रिपोर्ट को लिखते हुए भी यही चीज़ है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, हम उनको लाजमी फॉलो करते हुए ही रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं, लिखते हैं। उसने कहा उसकी रिक्वायरमेंट मस्ट भी कंप्लीटेड होनी चाहिए, फिर ही वो रिपोर्ट जो है वो आपकी कंप्लीट है। अब फॉर्मल रिपोर्ट में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजंस। अच्छा, अब फॉर्मल रिपोर्ट की तीन कितनी डिवीजंस होती हैं, ये एमसीक्यूज तैयार करें, 3 डिवीजंस होती हैं, ठीक हो गया। फिर से बता दूं कि एक फॉर्मल रिपोर्ट की 3 डिवीजंस होती हैं मेजर। कौन कौन सी? प्री फेटरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री पार्ट्स। अब ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस सिर्फ ये है कि नेम्स का फ़र्क है। प्री फेटरी पार्ट्स के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी, बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर क्या आएंगी और सप्लीमेंट्री के अंदर क्या आएंगी, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, ये देखिए, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके एक साइड पे लगा लिया ताकि आपको पता चलता है कि हम पढ़ कौन सा है। तो ये पहला हम पढ़ने लगे हैं प्री फेटरी पार्ट्स। ये देखें प्री फेटरी पार्ट्स। अच्छा जी, प्री फेटरी पार्ट्स के अंदर आता है टाइटल फ्लाई और टाइटल पेज। इससे क्या होता है, टाइटल फ्लाई किसको कहते हैं और टाइटल पेज किसको कहते हैं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद क्या होती है, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स और प्रीफेस। एक प्रीफेटरी पार्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये 6 चीज़ें होती हैं प्रीफेटरी पार्ट के अंदर, आपने याद रखना है। प्रीफेटरी पार्ट के अंदर 6 चीज़ें होती हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीफेटरी पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स और प्रीफेस। अब देखें जो नोट्स है ना, उसके अंदर ये मैंने इसको दोनों को ब्लू कलर क्यों दिया और इसको मैंने ग्रीन कलर क्यों दिया, क्योंकि देखें टाइटल फ्लाई और टाइटल पेज का तो हमारे नोट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यानी थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। लेकिन ये जो रिमेनिंग है ना ग्रीन वाला, ये चारों की डिटेल ही नहीं दी हुई नोट्स के अंदर, तो हमने भी इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने तो अपने सिलेबस को लेके चलना है ना। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे फॉर्मल रिपोर्ट की 3 मेजर डिविजन्स हैं, ये वाली प्रीफेटरी, बॉडी और सप्लीमेंट्री, उसकी हम पहली फॉर्म डिवीजन पढ़ रहे हैं प्रीफेटरी पार्ट्स, और उस प्रीफेटरी पार्ट्स के हम ये पहले वाले 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ नोट्स के अंदर इसी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, टाइटल फ्लाई और टाइटल पेज। तो हम इसको पढ़ते हैं पहले। ये देखें, ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रख दिया है कि प्रीफेटरी पार्ट्स के ये पॉइंट्स होते हैं और हमने पढ़ने कौन से हैं, टाइटल फ्लाई और टाइटल पेज, क्योंकि नीचे वालों की कोई नहीं दी हुई डिस्क्रिप्शन। नोट्स आप खोल के देख सकते हैं। उसके बाद है टाइटल फ्लाई। टाइटल फ्लाई क्या होता है, ही द टाइटल, सॉरी यहाँ पे टी आना है, द टाइटल फ्लाई इज अ प्लेन शीट विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। देखें टाइटल क्या होता है, कि आप किसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, आपका मेन टाइटल क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है तो मैं इसका एक टाइटल दूंगी कि ये लेक्चर नंबर 24 है या ये लेसन नंबर 24 है, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये पूरी वीडियो किसके बारे में है, ठीक है। तो इसी तरह टाइटल फ्लाई क्या होती है फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर, ये एक सिंपल शीट होती है जिसके ऊपर सिर्फ टाइटल लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद देखें टाइटल पेज। टाइटल पेज क्या होता है, टाइटल पेज इंक्लूड्स 4 ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन
अब आपको यहाँ पे MCQs आ सकता है कि टाइटल पेज इंक्लूड्स डैश ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको पता होना चाहिए 4 ब्लॉक्स होते हैं टाइटल पेज के। उसके बाद द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, नंबर 1 द नेम title and address of the person that authorized the report, the name, title and address of the person prepared the report, the date on which the report was submitted। ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ कि जब हम लिखते हैं रिपोर्ट उसमें सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, उसके बाद हम 4 ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कौन कौन सी है कि सबसे पहले हमने रिपोर्ट का टाइटल देना है, किस मकसद के लिए रिपोर्ट लिखी जा रही है। नंबर 2 हमने क्या करना है, नेम, टाइटल और एड्रेस उस बंदे का लिखना है जो इस रिपोर्ट को ऑथोराइज कर रहा है। फिर हमने क्या करना है, नेम, टाइटल और एड्रेस उस बंदे का लिखना है जो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे एक बंदे के साथ वाकया हुआ है, उसने, ठीक है, उसका नाम, पता और उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है, और उस बंदे का लिखना है जो इस चीज़ को बयान कर रहा है। जैसे जैसे कोई इंसिडेंट होता है तो काफ़ी लोग वहाँ पे हजूम होता है ना, तो वो अपना अपना बयान करते हैं। जैसे कहते हैं जाए वो कुआं पे, बयान किस किसने दिया, वो वाली चीज़ होगी, ठीक है। द डेट ऑन विच द रिपोर्ट वाज सबमिटेड, और वो डेट लिखी जाती है जिसमें हमने रिपोर्ट जमा करानी होती है। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो वो आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया कहाँ पे डेट लिखनी है, कहाँ पे नाम लिखना है, कहाँ पे लोकेशन लिखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तब आपको फिर से बता दूं, टाइटल फ्लाई क्या होता है, एक सिंपल शीट होती है जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है रिपोर्ट का कि हम किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। टाइटल पेज क्या होता है कि ये जो है वो 4 ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें रिपोर्ट का टाइटल आ जाता है, नाम, एड्रेस, और टाइटल उस बंदे का आता है जो ऑथोराइज कर रहा है रिपोर्ट को, और फिर से नाम, एड्रेस और पता उस बंदे का आ जाता है जो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और जो डेट जो होती है जिसमें एक जो है वो चीज़ जमा कराई जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड, पहले हमने पढ़ा प्रीफेटरी पार्ट्स, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट के 3 डिविजन्स होती हैं, प्रीफेटरी, बॉडी ऑफ रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं, आपको भूले नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं और कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रीफेटरी पार्ट के हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। उसमें टाइटल फ्लाई था, टाइटल पेज था, ऑथोराइजेशन थी, ट्रांसमिटर लेटर था, टेबल ऑफ कंटेंट्स थे, और एक चीज़ मैं भूल गई, वो क्या थी, वो थी प्रेफरेंस, प्रीफेस। ये देखें, ये प्रीफेस, ठीक है। अब हमने पढ़ना है सेकंड पॉइंट, फॉर्मल रिपोर्ट की डिविजन्स के अंदर जो 3 पॉइंट्स हैं उसका सेकंड पॉइंट पढ़ना है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट। कि रिपोर्ट की बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो देखते हैं जी। बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर हमेशा इंट्रोडक्शन आता है, हम इंट्रोडक्शन से ही हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं ना। तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक होता है ऑथोराइजेशन, प्रॉब्लम, पर्पस, यानी क्या मसला है और किस मकसद के लिए लिखी जा रही है, स्कोप, बैकग्राउंड, सोर्सेज एंड मेथड्स, डेफिनेशंस, लिमिटेशंस और रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर आप क्या लिखते हैं, तो आपने इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखने हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये हैं, ऑथराइजेशन, प्रॉब्लम, स्कोप, बैकग्राउंड, सोर्सेज एंड मेथड्स, डेफिनेशंस, लिमिटेशंस और रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर आता है वो होता है टेक्स्ट। देखिए बॉडी ऑफ, जिस तरह से पीछे प्रीफेटरी पार्ट्स के अंदर जो चीज़ें आती थी, ठीक है, 6-7 चीज़ें आती थी, इसी तरह बॉडी ऑफ पार्ट के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं। एक इंट्रोडक्शन आता है, दूसरा टेक्स्ट आता है और तीसरी चीज़ आती है टर्मिनल सेक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर तो ये चीज़ें आती हैं, एज एन शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करेंगे। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ था। टेक्स्ट आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो हम री राइटिंग करते हैं वो हमारा टेक्स्ट होता है। उसके बाद टर्मिनल सेक्शन होता है, ठीक है। ए इंट्रोडक्शन, बी टेक्स्ट और सी टर्मिनल सेक्शन। ये तीनों किसके पॉइंट हैं, बॉडी ऑफ रिपोर्ट के, ठीक है। टर्मिनल सेक्शन क्या होता है, टर्मिनल सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट में कंप्राइज वन और ऑल दी फॉलोइंग एलिमेंट्स। टर्मिनल सेक्शन के अंदर उसने कहा है कि ये चीज़ें होती हैं, एक तो समरी होती है, एक कंक्लूजन्स और एक रिकमेंडेशंस, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब देखें फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, वो जब लेक्चर ले रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमने किस पॉइंट के आगे हम जो है वो चीज़ें याद कर रहे हैं। फिर से बता दूं, हम बॉडी ऑफ रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं जो कि फॉर्मल रिपोर्ट की एक डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, ये मैंने 2 लिखा हुआ है, सेकंड डिवीजन है। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और टर्मिनल सेक्शन।
इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये पॉइंट्स याद करेंगे, टेक्स्ट के अंदर उन्होंने नोट्स के अंदर कोई पॉइंट नहीं दिए हुए, टर्मिनल सेक्शन के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, समरी, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि ये 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, प्रीफेटरी पार्ट भी पढ़ लिया है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट भी पढ़ लिया है। आगे आता है सप्लीमेंट्री पार्ट, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सप्लीमेंट्री पार्ट नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टर्मिनल सेक्शन के अंदर ये 3 चीज़ें आ गई हैं पढ़ने के लिए। पहले समरी क्या होती है, कंक्लूजन्स क्या होती हैं और रिकमेंडेशंस क्या होती हैं। तो हम पहले टर्मिनल सेक्शन की डिटेल पढ़ेंगे, समरी, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम ये तीसरा सप्लीमेंट्री पार्ट पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टर्मिनल सेक्शन पार्ट के अंदर, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रख लिया है कि टर्मिनल सेक्शन के अंदर क्या होती है, समरी, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। अब देखते हैं समरी क्या होती है। द सेक्शन समराइजेस द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। समरी क्या होती है, ये एंड होता है, ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस का, हमारी फाइंडिंग्स का। कि जैसे कि एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसको समराइज कर लिया जाता है कि ये इसका एंड है, ठीक है। तो समरी वही होगी कि जो हमने मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया और उसको समराइज कर दिया। कंक्लूजन्स क्या होती हैं, कंक्लूजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट इंटरप्रेट्स फैक्ट्स एक्सप्लेन, ये तशरीह करती हैं कि जो जो हकीकत में चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करती है, उसकी तशरीह करती है। इट डज़ नॉट गिव द राइटर्स पर्सनल ओपिनियन, ये जो है जो लिख रहा होता है, लाइक मैं एक जो है वो रिपोर्ट लिख रही हूँ पुलिस स्टेशन में बैठ के, तो मैं अपने ओपिनियंस नहीं दूंगी इसके अंदर। मैं क्या करूँगी, मैं उस एफआईआर को देखते हुए उसके जो एक वाक़या हुआ है उसके फैक्ट्स को उस एक्सप्लेन करूँगी, ना कि मैं अपने ओपिनियन दूंगी, ठीक है। द ओपिनियन शुड बी अनबेस्ड एंड शुड नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब कि हर ये पर्सनली ओपिनियंस नहीं होंगे हमारे, बल्कि उस इंसिडेंट को देखते हुए और जो हमारा लॉ है, कानून है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर चीज़ों को जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये होती है हमारी कंक्लूजन। उसके बाद रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। ये जो सेक्शन है रिकमेंडेशंस का, इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि इस मसले का हल इस तरीके से हो सकता है, और हम अपनी रिकमेंडेशन, जैसे कि कोई ऑफिसर ऑर्डर करता है तो वो रिकमेंडेशंस देता है, रिकमेंड करता है कि ये करें आप, ठीक है। तो ये हो गई रिकमेंडेशंस। तो टर्मिनल सेक्शन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, समरी, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। समरी के अंदर क्या होता है, हमने जो मालूम करना होता है, जो इन्वेस्टिगेट करना होता है वो हम कर चुके होते हैं, तो हम वो समराइज हो चुका होता है, यानी हमारा ख़त्म हो गया। कंक्लूजन्स में हम अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, बल्कि जो वाक़या हुआ होता है उससे उसके अकॉर्डिंगली हम कंक्लूजन्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। जो हमारा लॉ होता है या हर चीज़ के रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कंक्लूजन्स देते हैं। रिकमेंडेशंस होती हैं कि जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उनके ऊपर हमने अपना प्लान, अपनी सजेशंस जो हैं वो देनी होती हैं कि इस मसले का हल ये है, उसके इस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जाए। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे वो टर्मिनल सेक्शन की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब हम फॉर्मल रिपोर्ट की 3rd डिवीजन की बात करेंगे। हमने पढ़ी प्रीफेटरी पार्ट, हमने पढ़ी बॉडी ऑफ रिपोर्ट, हमने अब पढ़ना है सप्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है। सप्लीमेंट्री पार्ट के अंदर क्या होता है, 4 चीज़ें 3 होती हैं, अपेंडिक्स, बिब्लोग्राफी, ग्लॉसरी, इंडेक्स। ये चारों चीज़ें मैंने इतने आसान तरीके से आपको समझाई हैं कि आप कहेंगे कि वाकई जो हमें आज तक चीज़ की समझ नहीं आई वो आज आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये एक मुस्लिम बहन की आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इससे मुझे जो है वो अप्रिसिएशन मिलेगी। चलें, आपका तो काम हो गया, आपने वीडियोस देख ली, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो उनके लिए बेनिफिट्स होगा। अगर देखें, ये इंसानियत है कि जब हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो जाते जाते उसके लिए सिर्फ एक नेकी ज़रूर करते जाना चाहिए। आपका क्या जाता है किसी एक सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने से, ठीक है। तो ये नेकी ज़रूर करते जाइएगा ताकि मुझे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ मुझे उसका जो है रिवॉर्ड मिल सके, मुझे हौसला मिलता है कि मैं आगे और काम करूँ और बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊँ। अब आगे देखें, अपेंडिक्स क्या होता है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होती हैं हमारे, हम कोई भी बुक खोल लें, बुक के अंदर कंटेंट्स लिखे होते हैं। कंटेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन देना, उसको नंबर 1 दिया, फिर उस इंट्रोडक्शन या फिर कह लें कि चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या क्या लिखा है
क्या क्या डिटेल्स हैं उसके मेन पॉइंट्स हम कंटेंट्स के अंदर लिख देते हैं कि हमने ये पढ़ने। उसको हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 होता है तो हम क्या करते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 के इस पेज पे जाके हमें ये वाली स्टेटमेंट मिलेगी, ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये होती है हमारी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ठीक है, कंटेंट्स को ही हम अपेंडिक्स कह सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को नंबरिंग दे के लिखना, ठीक है, उनके पॉइंट्स बना के लिखना कि ये कौन से चैप्टर की है। पहले की होगी तो हम 1.1 1.2 लिखेंगे, दूसरे की होगी तो 2.1 2.3, तो ये हमारी अपेंडिक्स होती है। आगे देखें बिब्लियोग्राफी क्या होती है। बिब्लियोग्राफी ये होती है कि जब आप कोई थीसिस या कोई बनाते हैं या कह लें कि आप कोई बुक खोलते हैं तो आपको ये होता है कि किसने लिखी है बुक, इस बुक के अंदर जो जो कोटेशंस इस्तेमाल की हुई हैं वो कौन कौन से ऑथर्स की हैं। तो हमेशा बिब्लियोग्राफी जो है हर बुक के एंड पे दी हुई होती है। ठीक है, ये देखें ये सारे ऑथर्स के नेम है, ठीक है, उनके लिंक्स हैं, ये देखें ये HTTP बायोग्राफी राइटर, ये लिंक्स हैं, लिंक्स और जो हमारे होते हैं ऑथर्स और उनकी जो है उन्होंने किस सन में ये सारी चीज़ें लिखी वो हर बुक के एंड पे लिखी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद देखें ग्लॉसरी क्या होती है। ग्लॉसरी होती है कि जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते थे हर बुक के एंड पे ना जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती थी ना वो लिखी होती थी और उनकी आगे नहीं उनकी छोटी छोटी जो फॉर्म लिखी होती थी फिर उनके आगे डेफिनेशंस लिखी होती थी ताकि अगर एक बच्चा पूरी बुक में से नहीं पढ़ सकता ना तो एंड से वो डेफिनेशंस याद कर ले। ठीक है, अब वो देखें ये लफ्ज़ दे रहा है फिर उसका स्टैंड दे रहा है आगे, फिर ये दे रहा है फिर बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी जो एब्रीवेशंस होती हैं या एक्रोनम्स होती हैं इसको हम ग्लॉसरी कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही दूसरी आप ये पिक्चर देख सकते हैं। देखें ए से जो जो लफ्ज़ बनते थे उसने बुक के अंदर वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ए से उसने ये एक्सप्लेन किया, एक्शन किया, फिर एडमिन बार किया, फिर अब वो लेगा बी वाला स्पेल, ठीक है, फिर बी से आगे एक्सप्लेन करेगा। यानी ग्लॉसरी का मतलब होता है कि आपने कैपिटल लेटर्स को या नंबरिंग को 1 2 3 4 के अकॉर्डिंगली, स्पेशली तो ग्लॉसरी के अंदर जो है ना वो कैपिटल लेटर्स ही होते हैं या स्मॉल लेटर्स को लेके चलता है। ए से जितने भी बुक के अंदर जो डेफिनेशंस बनती हैं वो लिख दी या एब्रीवेशंस लिख दी, बी से जो बनी फिर वो लिख दी, फिर सी से बनी वो लिख दी। तो आपने ये याद रखना है ग्लॉसरी के अंदर लेटर्स को लेके लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स क्या होती है। इंडेक्स भी वही चीज़ होती है। ठीक है, जैसे ये ग्लॉसरी के अंदर है ना, ग्लॉसरी के अंदर तो ये है कि डेफिनेशंस होती हैं, उनके एब्रीवेशंस होते हैं या एक्रोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो जो होते हैं इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती, होते वही चीज़ें हैं कि कैपिटल लेटर्स के अकॉर्डिंगली हमने बयान करना होता है या फिर नंबरिंग के ज़रिए बयान करना होता है। लेकिन क्या होता है वो पेज नंबर बताता है कि इस पेज नंबर के ऊपर इस बुक के अंदर ये है, और टॉपिक बताता है। जितने भी टॉपिक बुक के अंदर ए से बनते होंगे वो यहाँ पे लिख दिए और उनके आगे पेज नंबर लिख दिए कि आपको इस पेज पे मिलेगा। फिर बी से बेसिक ऑपरेशन जो है वो आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगा। बैटरी जो है वो आपको 9 से लेकर 38 तक डिस्कशन की हुई मिलेगी बुक के अंदर। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो इसको आप जो है बहुत ध्यान के साथ इसको जो है वो रिपीटेडली भी देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो चीज़ की समझ नहीं आती वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो है वो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। मुझे कोई जो है वो हर्ज नहीं है आपको रिप्लाई करने में। ये आप लोगों के लिए ही प्लेटफॉर्म है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आप भी मेरी हेल्प कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।